नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 14 जनवरी के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको 5 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर वे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप सभी को पता होगा कि संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा संघ शासित प्रदेशों में प्रशासक या फिर उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। और यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि आखिर वे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में, दिल्ली में, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा पुडुचेरी और लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, दिल्ली में और पुडुचेरी में राष्ट्रपति के द्वारा उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक को ये कहा गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए वे लगातार अपने यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास करते रहें और वे सारे उपाय उनके द्वारा किए जाने चाहिए जिससे कि इस महामारी को रोका जा सके। और इसी न्यूज को आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। उपराज्यपाल पर आधारित एक और क्वेश्चन पर हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर पहला कथन है, केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक उपराज्यपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव गृह मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया जाता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक और उपराज्यपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव सबसे पहले गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है और आगे चल करके राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक और उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। लेकिन इसकी शुरुआत गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, प्रशासक के पद पर नियुक्ति हेतु कैबिनेट कमेटी की नियुक्ति पर सहमति प्राप्त की जाती है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल या प्रशासक के पद की नियुक्ति के तरीके को देखें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक की नियुक्ति की जाती है और इसीलिए नियुक्तियों पर कैबिनेट कमेटी या कैबिनेट की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रशासक की नियुक्ति में कैबिनेट कमेटी की सहमति प्राप्त करना जरूरी नहीं है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 के अनुसार केवल आईएएस अधिकारी को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से गलत है और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर पहला कथन ही सही था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वन संरक्षण द्वारा प्रत्येक 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट की। और आप सभी को ध्यान में रखना है कि भारतीय वन संरक्षण, पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक संगठन है और इसी के द्वारा हर 2 वर्षों में रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय वन सर्वेक्षण,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन काम करता है और उसके द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल पर प्रकाशित किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो पहला कथन है वह सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है प्रथम सर्वेक्षण वर्ष 1987 में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय वन संरक्षण के द्वारा 1987 से लगातार 2 वर्षों के अंतराल पर भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है। यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हैं और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल के पीआईबी में आया है, जहां पर वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की चर्चा की गई है और इसी को आधार बनाकर के ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर एक और क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन एवं वृक्ष आवरण में कमी आई है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी कर दिया गया है और अगर हम पीआईबी में दिए गए न्यूज को ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रमुख निष्कर्ष की चर्चा की गई है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें कहा गया है कि 2019 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 किलोमीटर वर्ग की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इनमें से वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। यानी कि इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2019 के तुलना में देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण में कमी आई है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से गलत है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगर हम प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर यह जानकारी दी गई है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का स्थान आता है। और अगर हम कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में देखें तो यहाँ पर जो शीर्ष 5 राज्य हैं वो है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो दूसरा कथन है, वह यह पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जो कि बिल्कुल सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाएगा तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र पाया जाता है। लेकिन अगर कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के हिसाब से पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर होगा मिजोरम, जहाँ पर 84.53% भौगोलिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, मैंग्रोव वनों में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। अगर हम इस रिपोर्ट को देखते हैं तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि 2019 के पिछले आकलन की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्रों में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि पाई गई है। और वे राज्य जहां पर सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्र में वृद्धि हुई है वह उड़ीसा है, जहां पर 8 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये, और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। और पीआईबी में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं, इसको भी आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशियाई समाशोधन संघ यानी कि एशियन क्लियरिंग यूनियन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला कथन है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी की पहल पर एशियाई समाशोधन संघ की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर चर्चा हो रही है एशियन क्लियरिंग यूनियन की। आपको ध्यान में रखना है कि एशियाई समाशोधन संघ, जिसे हम इंग्लिश में एशियन क्लियरिंग यूनियन के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 9 दिसंबर 1974 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत की पहल पर
क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत की पहल पर इसे बनाया गया था और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि एशियाई समाशोधन संघ का मुख्यालय तेहरान ईरान में है, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो भी गलत है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर कोई भी कथन सही नहीं है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है इंडिया एक्सटेंड्स 900 मिलियन एड टू श्रीलंका। और यहीं पर एशियन क्लियरिंग यूनियन की चर्चा की गई थी, जिसको आधार बना करके ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया था। आइए अब एक प्रीवियस क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एरिया है वो सियाचिन ग्लेशियर का है। और हम देखें तो यह नुब्रा वैली के उत्तर में स्थित है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर इसके उत्तर को आप आसानी से इस फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मत्स्य पालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज को लेकर के। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज कल की पीआईबी में आया है। आपको यह ध्यान में रखना है कि भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने स्टार्टअप इंडिया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से 13 जनवरी 2022 को फिशरीज स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता देश के भीतर स्टार्टअप को मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में अपने अभिनव संसाधनों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यानी कि भारत सरकार मत्स्य पालन और जलीय कृषि को बढ़ाना चाहती है और इसी को देखते हुए नए नए स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए इस ग्रैंड चैलेंज का शुभारंभ किया गया है। पीआईबी में जो न्यूज आया है उसमें बहुत सारी डिटेल दिए गए हैं। इसको लेकर के आपको यह ध्यान में रखना है कि इस चैलेंज के लिए स्टार्टअप इंडिया पोर्टल में आवेदन किए जा सकते हैं, जहां पर निम्नलिखित विषयों पर समस्या के समाधान का विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आपको यह ध्यान में रखना है कि इस चैलेंज में कुछ बातों पर चर्चा होगी कि किस तरीके से उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए ताकि मछुआरे और मछली पालक बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें। उसी तरीके से यहाँ पर बुनियादी ढांचे को किस तरीके से विकास किया जाए, मछली पालन का प्रबंधन किस तरीके से किया जाए ताकि मछुआरों को, मछली पालक किसानों को मूल्य वृद्धि, मूल्य सृजन और मूल्य प्राप्ति में कोई नुकसान ना हो। इसी तरीके से व्यापार समाधान और आउटरीच गतिविधियों का विकास करना जो देश में मांसाहार आबादी के बीच में मछली और मछली उत्पादों को आसानी से सुलभ, स्वीकार और लोकप्रिय बना दे। इस पर आप यहाँ पर अपना विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी तरीके से मृदा अपरदन को किस तरीके से कम किया जाए, उसके अस्थायी समाधान को विकसित करना और तटीय मछुआरों के लिए पर्यावरण के अनुकूल समाधान विकसित करना इस स्टार्टअप चैलेंज का मुख्य हिस्सा है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर दी गई हैं। आशा करता हूँ कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और महत्वपूर्ण न्यूज से जुड़े हुए हैं। आप इन दोनों को रिवाइज कर लेंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।